डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम लोग आज सेट नंबर 3 कर रहे हैं, जो एमसीक्यू का आज तीसरा सेट है। 2020 क्वेश्चंस जो आपके साथ में सॉल्व कर रही हूँ। तो एमसीक्यू के तीसरे चरण में जो आज हमारा क्लास होगा वो भी बिहार पर ही केंद्रित होगा। मैं बिहार से ही संबंधित क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करूँगी, लेकिन मैं कहूँगी कि मैं सॉल्व करूँ, क्वेश्चन पेपर पर जाऊँ। इससे पहले आप अपनी कॉपी नोटबुक ओपन कीजिए, पेन लीजिए और हमारे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और लास्ट में कमेंट के द्वारा मुझे बताइए कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। 20, 18, 15, 12 क्या है तैयारी का स्तर। ये जांचना भी ज़रूरी है और मेरा जानना भी ज़रूरी है कि आपकी तैयारी का स्तर अभी कहाँ पर है। अगर आपको लगता है ये प्रश्न परीक्षा के लिए उपयोगी है, ये लाभदायक है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जो व्यूवर्स पेज पर नए हैं, पेज को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 3। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कमला की सहायक नदियां हैं। कमला बिहार में बहने वाली एक प्रमुख नदी में है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कमला की सहायक नदियां हैं। नंबर 1 सोनी, नंबर 2 बी में धौरी, सी बलान और डी ये सभी। इनमें से कमला की कौन सहायक नदी है? तो मैं आपको बता दूं कि कमला की सहायक नदी सोनी भी है, कमला की सहायक नदी धौरी भी है, कमला की सहायक नदी बलान नदी भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि ये सभी नदियाँ जो हैं ये कमला की सहायक नदियाँ हैं। तो आपका आंसर कौन हो गया? ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार में वयस्क शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? यानी कि एडल्ट एजुकेशन जो बिहार में शुरू हुआ था, वयस्क शिक्षा, इसकी शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1970, बी 1975, सी 1978 और डी 1980। आप देखिए, वीडियो को रोक लीजिए, रोक कर देखिए एक बार कि आपके अनुसार कौन है। बिहार में जो एडल्ट एजुकेशन की शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1978 में। कब हुई थी? 1978 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1978। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? नहीं था बताना है नहीं। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए नालंदा विश्वविद्यालय, बी विक्रमशिला, सी वज्रासन विश्वविद्यालय और डी तक्षशिला विश्वविद्यालय। आपको बताना है इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि ये 3 विश्वविद्यालय, चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय हो, विक्रमशिला हो, वज्रासन हो, इन तीनों की स्थिति बिहार में ही थी, मगध में थे, अंग में थे। लेकिन इनमें से एक विश्वविद्यालय जो है तक्षशिला, ये वर्तमान के पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में स्थित विश्वविद्यालय है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन नहीं था? तक्षशिला नहीं था। इसी तक्षशिला के विद्वान थे चाणक्य, जिनका नाम था विष्णुगुप्त। तो ये विश्वविद्यालय बिहार में नहीं था। अगला प्रश्न है, बिहार के कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सींचा जाता है? यानी कि बिहार में नहरों के द्वारा सिंचाई कितनी प्रतिशत होती है? ऑप्शन नंबर ए 40.63, ऑप्शन नंबर बी 30.21, ऑप्शन नंबर सी 37.1, ऑप्शन नंबर डी 28.23। आपको बताना है कि बिहार में कितना प्रतिशत भूमि की जो सिंचाई है ये नहरों के द्वारा होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40.63। 40% लगभग भूमि की सिंचाई नहरों के द्वारा होती है, बाकी नलकूप और मौसम पे निर्भर करते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा नलकूपों के माध्यम से ही सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कलिंग शासक खारवेल, कलिंग के जो शासक थे खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। मगध पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन नंबर ए पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में, ऑप्शन नंबर बी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में, ऑप्शन नंबर सी
पहली शताब्दी ईस्वी के अंत में, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देख लीजिए, आप लोग वीडियो रोक के सोचिए, उसके बाद अपने आंसर को लिखिए। मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर हो जाएगा पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। जो खारवेल थे, इन्होंने मगध पर जो आक्रमण किया था वो था पहली शताब्दी ईसा पूर्व। कलिंग में जब राजा खारवेल के बाद नंद हुए, उस समय अशोक का भी युद्ध होता है, जो अशोक के राज्याभिषेक के ठीक 8वें वर्ष में होता है। और ये अशोक का राज्याभिषेक के बाद लड़ा गया पहला युद्ध था और अंतिम युद्ध भी था। इसके बाद अशोक ने कोई युद्ध नहीं किया। यहीं से अशोक ने का हृदय परिवर्तन हुआ और कलिंग में ही उन्होंने जिस जगह युद्ध हुई थी शांति स्तूप का भी निर्माण करवाया। तो कलिंग बहुत मामले में महत्वपूर्ण है और खारवेल वहाँ के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से हैं। तो मगध पर आक्रमण कलिंग ने किया था पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है? नगरीय, शहरी जनसंख्या आपको बतानी है, पूरी जनसंख्या नहीं पूछी जा रही है। पूरी जनसंख्या में से आपको सिर्फ शहरी जनसंख्या बतानी है। ऑप्शन नंबर ए 1,17,58,016। ऑप्शन नंबर बी 2,18,58,585। ऑप्शन नंबर सी 1,25,58,016। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा 1,17,58,016। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल नगरीय जनसंख्या है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक वास किस ऋतु में किया? महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक थे, 24वें तीर्थकर माने जाते हैं जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव हैं। तो राजगीर में इनका निवास सबसे ज़्यादा किस ऋतु में हुआ? तो ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु, बी वर्षा ऋतु, सी शीत ऋतु और डी है वसंत ऋतु। तो महावीर स्वामी ने सबसे ज़्यादा राजगृह में जो निवास किया वो किया वर्षा ऋतु में। कब किया? वर्षा ऋतु में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु। महावीर स्वामी ने सबसे ज़्यादा वर्षा ऋतु में ही राजगृह में निवास किया था, उन्होंने अपना आवास रखा था। ये जो बौद्ध भिक्षु और जैन साधु होते थे, मुनि होते थे, ये वर्षा ऋतु में धर्म प्रचार के काम नहीं करते थे, एक जगह रुक कर रहते थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों से में संगठित थी। यह कथन किसका है? ए मेगास्थनीज, बी कौटिल्य, सी नागार्जुन, डी वसुबंधु। आपको बताना है ये किसका कथन है। देख लीजिए, ए मेगास्थनीज, बी कौटिल्य, सी नागार्जुन और डी में है वसुबंधु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने ही अपनी पुस्तक अंडिका में इसका वर्णन किया है कि मगध का प्रशासन 6 समितियों में विभक्त था, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। तो ये जो विभाजन देखने के लिए संगठन का मिलता है समितियों का, तो ये मेगास्थनीज की अंडिका में ही मिलता है। प्रश्न नंबर 9 है प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध कांवर झील पक्षी विहार बिहार राज्य के किस ज़िले में स्थित है? ऑप्शन ए बेगूसराय, बी सहरसा, सी पटना, डी अररिया। यानी कि जो प्रवासी पक्षी हैं, साइबेरियन पक्षियों के लिए खासकर ये जाना जाता है कांवर झील, ये बिहार के किस ज़िले में है? तो आपका आंसर क्या होगा? आप लोग रोक के अपना आंसर बना लीजिए। मैं बता दूं कि इसका आंसर होगा ए बेगूसराय। बेगूसराय में मंझौल में ये पड़ता है कांवर झील पक्षी विहार, और ये प्रवासी साइबेरियन पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष ठंडी के मौसम में दूर दराज से प्रवासी पक्षियाँ आती हैं और अपना आश्रय स्थल इसको बनाती हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई। किसे बनाई पुष्यमित्र शुंग ने अपनी दूसरी राजधानी? पुष्यमित्र शुंग जिसने मौर्य का अंत किया था, पहला था मगध का ब्राह्मण शासक था ये। ए तक्षशिला, बी उज्जैनी, सी स्वर्णगिरी, डी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाई थी? तो उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी विदिशा को। किसको बनाई थी? विदिशा को, यानी कि डी। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सुप्रसिद्ध चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार है नंदलाल बसु, का जन्म कब और कहाँ हुआ था। नंदलाल बसु का जन्म कब और कहाँ हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1882 को खड़गपुर मुंगेर में, मुंगेर ज़िला में एक जगह है खड़गपुर। दिसंबर 1884 में को खड़गपुर में, 3 दिसंबर 1884 को बरियारपुर में। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा आप देखिए, आप बनाइए। उनका जन्म 82 खड़गपुर, 84 खड़गपुर, 3 दिसंबर 1884 बरियारपुर, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है दिसंबर 1882 खड़गपुर मुंगेर में इनका जन्म हुआ था। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। इनका नाम है नंदलाल बसु। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था। शेर शाह सूरी जो बिहार का पहला शासक था जिसने दिल्ली आगरा से शासन किया, सूर राजवंश की नींव डाली। ये बिहार के रोहतास का रहने वाला था। हुमायूं को इसने कहाँ पराजित किया था। ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी चौसा का युद्ध, ऑप्शन डी सूरजगढ़ का युद्ध। शेर शाह सूरी के बारे में बता दें कि शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। ये रोहतास के जागीरदार का पुत्र था। महत्वाकांक्षा बड़ी थी। इसने आगरा में जाकर भारत की सत्ता अपने हाथ में ली। बिहार को पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया। चांदी का प्रारंभिक सिक्के का जो रूप है वो चलवाया था इसने 1541 में। शेर शाह सूरी ने पटना का नाम पटना के नाम से नामकरण किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। तो इसने हुमायूं को पराजित किया था किस युद्ध में, चौसा के युद्ध में। किस युद्ध में पराजित किया था, चौसा के युद्ध में 1539 में। चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विधापत्य नृत्य किन क्षेत्रों में प्रचलित है। विधापत्य जो नृत्य की कला है वो किन क्षेत्रों में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए मिथिला, बी भोजपुर, सी मगध, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि विधापत्य नृत्य किन क्षेत्रों में प्रचलित है। तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा मिथिला। क्या हो जाएगा, मिथिला। ये मिथिला के नृत्य में कला है जो प्रचलित है पूरे भारत में, विधापत्य नृत्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम में पंचायतों की कौन सी संरचना स्वीकृत की गई है। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ऑप्शन ए है एक स्तरीय ग्राम पंचायत, बी द्विस्तरीय, सी त्रिस्तरीय और डी में स्तर विहीन ग्राम पंचायत। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो पंचायती व्यवस्था है वो बिहार में प्रचलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है आज का। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती करने वाला ज़िला। तो आपके लिए ऑप्शन नंबर 1 है रोहतास। सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती क्षेत्रफल में रोहतास में होती है। बी औरंगाबाद, सी पूर्वी चंपारण और डी गया। आपको बताना है कि बिहार का कौन सा ज़िला है जहां सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती होती है। ए रोहतास, बी औरंगाबाद, सी पूर्वी चंपारण और डी गया। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए रोहतास। क्या हो जाएगा, ए रोहतास, जहां सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चौकीदार करबंदी आंदोलन के प्रणेता थे। ये जो चौकीदार कर होता था इसकी बंदी के लिए जो आंदोलन चला था उसके प्रणेता कौन थे। ऑप्शन ए अनुराग सिंह, बी गंगा प्रसाद, सी जगन्नाथ प्रसाद, डी जगत नारायण। कौन सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए अनुराग सिंह। क्या हो जाएगा, अनुराग सिंह। ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 120 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली
कांटी ताप विद्युत परियोजना कब स्थापित की गई? ये जो हमारे यहाँ कांटी थर्मल है, इसकी स्थापना का वर्ष बताना है आपको। यहाँ पे देखिए दो चीज़ स्पष्ट हो रहा है कि कांटी की क्षमता कितनी है, 120 मेगावाट। इसकी प्रोडक्शन क्षमता 120 मेगावाट है। और इसे स्थापित कब किया गया? ए 1980, बी 1988, सी 1989, डी 1992। इसकी स्थापना का वर्ष आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1980। क्या हो जाएगा? ए 1980। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन नामक संस्था, हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने की? ये वही संस्था है जहाँ विवेकानंद की पुस्तकें पढ़ाई जाती थी छात्रों को। तो इस एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ए मोतीचंद, बी मणिकचंद, सी बंकिम चंद्र और डी आपका है गणेश चंद्र घोष। आपको बताना है इसकी स्थापना किसने की। इसका सही आंसर हो जाएगा सी बंकिम चंद्र। क्या हो जाएगा? सी बंकिम चंद्र ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राचीन इतिहास में अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक कौन था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु। आपको बताना है कि प्राचीन इतिहास में अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था कि अशोक था, बिंबिसार था, अजातशत्रु था? इनमें से कौन था? ये सारे मगध के ही शासक हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। सबसे पहले अस्थायी सेना किसने रखी थी? सबसे पहली अस्थायी सेना अजातशत्रु ने ही रखी थी। अजातशत्रु जिसको पितृहंता भी कहा जाता है, इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और इसी का पुत्र उदयन था जिसने गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की थी। तो वो शासक कौन था? अजातशत्रु था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है ये। आज के हमारे 20 प्रश्नों के सेट में ये अंतिम प्रश्न है। देखिए मैं आपके साथ अभी जो सेट कर रही हूँ ये केवल बिहार केंद्रित कर रही हूँ 20-20 प्रश्न। जब हमारे 10 सेट बिहार केंद्रित हो जाएंगे फिर मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर आपके साथ सेट करूँगी। सेट को अलग अलग विषय के साथ इसलिए अभी कर रहे हैं क्योंकि अभी आपकी तैयारी बिगिनिंग में है, शुरुआत में है। जब हमारी तैयारी कुछ अच्छी हो जाएगी, तैयारी का जो आपका पैटर्न है वो चेंज होगा, फिर वहाँ हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर एक प्रॉपर वे में करेंगे। लेकिन अभी मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ सेट, वो एक विषय वस्तु को केंद्रित करके, पहला जो मैंने उठाया वो बिहार से संबंधित, और बिहार से संबंधित प्रश्नों का कम से कम 10 से 15 सेट हो जाने के बाद ही आपके साथ अलग अलग विषयों के सेट लेकर मैं उसको भी सॉल्व करूँगी। आप लोग घबराइएगा नहीं कि मैम साइंस का नहीं करवा रही हैं, इसमें तो फिज़िक्स के क्वेश्चंस नहीं हैं, इसमें बायो के क्वेश्चंस नहीं हैं, इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं हैं, पॉलिटी के नहीं हैं, इकोनॉमिक्स के नहीं हैं। तो मैं सारे सब्जेक्ट्स का सेट आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन पहले विषयवार। और अभी हमने जिस विषय को केंद्रित किया है वो है बिहार। मैं बिहार से जो प्रश्न ऐसे हैं जो आ सकते हैं परीक्षा में, पहले आपके साथ उनको डिस्कस कर ले रही हूँ क्योंकि हमारा टारगेट वर्तमान में बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षा है। तो हमारा आज का 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा के दक्षिण तरफ से नहीं मिलती है? आपको बताना है मिलती है नहीं मिलती है, दक्षिणी बिहार से नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ए में है क्यूल, बी सोन, सी फल्गु और डी है बागमती। 4 नदियां हैं, क्यूल हैं, सोन है, फल्गु है, बागमती है। इनमें से कौन दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? तो दक्षिण की तरफ से नहीं मिलने वाली नदी है बागमती। कौन सी नदी है? बागमती। अब स्टूडेंट्स फटाफट ईमानदारी पूर्वक जिनका जितना प्रश्न सही हुआ है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके कितने आंसर सही हुए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कम या ज़्यादा हैं, बस आपका आकलन कि आप कितने पोजीशन पर हैं और आपको अपनी तैयारी कितनी और अधिक करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने पहले कहा, पहले बिहार, फिर अलग अलग विषय के सेट के साथ भी मैं आपका परीक्षा के लिए मार्गदर्शन करूंगी। आइए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।